नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे लीगल इंग्लिश की सेमेस्टर 2 की यूनिट 1 नंबर 1 के बारे में। तो इसका जो टॉपिक है वो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 बात करती है लीगल राइटिंग एंड लैंग्वेज के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो बात करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस ऑन रिसर्च राइटिंग। नेक्स्ट आता है आपका रीडिंग ऑफ केस लॉज, केस प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। एंड थर्ड टॉपिक आपकी बात करता है लॉ एंड लैंग्वेज, दैट इज राइटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट एंड रिसर्च पेपर इन लॉ। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ लाइक लीगल लैंग्वेज इन ड्राफ्टिंग। ठीक है, उसका लास्ट टॉपिक आपकी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं इस यूनिट के। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोई भी सारे टॉपिक्स आपस में रिलेटेड है, प्लस कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस ऑन रिसर्च राइटिंग। तो पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन क्या है रिसर्च राइटिंग की। लीगल रिसर्च राइटिंग इज अ फॉर्मल एंड प्रिसाइज फॉर्म ऑफ एकेडमिक और प्रोफेशनल राइटिंग। तो बेसिकली रिसर्च राइटिंग क्या है, ये प्रिसाइज है, मतलब आपका जो पर्टिकुलर रिसर्च है उसके ऊपर प्रिसाइज है। ये मतलब इधर उधर की बातें नहीं, आपकी रिसर्च ओरिएंटेड राइटिंग है। ये कहाँ पे काम आती है, एकेडमिक पर्पस में काम आती है, या फिर प्रोफेशनल राइटिंग, जैसे आप जब एडवोकेट बन जाएंगे तो आपका जो आप प्लेन या डब्ल्यूएस बनाएंगे जिसको रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उसमें काम आएगी। इट सर्व मल्टीपल पर्पसेस लाइक टू आर्ग्यू, टू इन्फॉर्म, टू एनालाइज और टू रिकमेंड सॉल्यूशन टू लीगल प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली जो भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम हमें महसूस हो रही है उसी पे हम रिसर्च करेंगे, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक हम रिसर्च नहीं करते, जब तक प्रॉब्लम नहीं आती हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। तो रिसर्च मतलब क्या है, सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम होगी उसका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे एंड देन हम उस पर करेंगे रिसर्च राइटिंग, यानी कि लीगल राइटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये फॉलोइंग प्रिंसिपल्स है, दैट इज फर्स्ट क्लैरिटी एंड प्रिसिजन। मतलब क्या है, जो आप राइट करो, जो आप लिखो वो क्लियर होना चाहिए, प्लस प्रिसाइज होना चाहिए। इधर उधर की बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं होनी चाहिए, प्रिसाइज टू द पॉइंट होना चाहिए, प्लस क्लियर होना चाहिए। दैट इज क्लियरली, लॉजिकली एंड अनएम्बिगुअसली। मतलब जहां पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर हो, जहां पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अवॉइड वेग टर्म्स। जो वेग टर्म्स है लाइक पीपल, सम पीपल से, तो ये क्या है, वेग टर्म्स है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है थॉट की। आप कुछ लोगों की बात कर रहे हो बट वो कौन से एग्जैक्टली लोग हैं आपको नहीं पता। लाइक इट सीम्स, ऐसा लगता है कि बेसिस पे नहीं, जो एग्जैक्ट फैक्ट है, क्योंकि हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो हम रिसर्च हमेशा फैक्ट्स के बेसिस पे करते हैं। देन कंसाइजनेस, मतलब कंसाइज होना चाहिए, जो अननेसेसरी वर्ड्स है उसको हटा दो, उसको खत्म कर दो। तो जो अननेसेसरी वर्ड्स है उसको रिमूव करने को बोलते हैं कंसाइजनेस, या फिर रिपीटिशंस को खत्म करने को बोलते हैं, और लेंदी डाइग्रेशंस को खत्म करने को बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो लीगल रिसर्च राइटिंग है उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि आप स्टेप बाय स्टेप मूव करें, और ऐसा ना हो कि अचानक से कोई भी चीज आ जाए जिसको समझना ही थोड़ा सा इंपॉसिबल सा हो जाए। तो रिसर्च पेपर मस्ट फॉलो क्लियर स्ट्रक्चर। जैसे क्या है, जो रिसर्च पेपर अगर आप लिखने का सोचते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है कि क्या आप किस प्रॉब्लम पे फोकस होने वाला है आपका रिसर्च पेपर में। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब कितने लिटरेचर को आपने रिव्यू करा है और उन लिटरेचर्स को आपको मेंशन करना है इन योर रिसर्च। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, क्या आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या आपके हाइपोथेसिस है, मतलब आपके माइंड में क्या प्रीसेट्स हैं जो आप लेके चल रहे हो फॉर योर रिसर्च, और फिर एंड में आप कंक्लूड करते हो कि आपके प्रीसेट सही थे या गलत थे। उसके बाद मेथोडोलॉजी, कि आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हो। रिसर्च मेथड मैंने बताया था, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एम्पेरिकल, डॉक्ट्रिनल, ये सब आप मेंशन करोगे। एंड देन एनालिसिस एंड डिस्कशन, तो क्या एनालिसिस है आपकी रिसर्च का और क्या डिस्कस कर सकते हो उस रिसर्च से। उसके बाद क्या फाइंडिंग है, एग्जैक्टली एनालिसिस के बाद आती है फाइंडिंग, की एनालिसिस आपने किया उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वो होता है फाइंडिंग, उसी को हम बोलते हैं कंक्लूजन। और रेफरेंसेस एंड फुटनोट्स, मतलब आपने कौन सी चीज कहां से की है तो उसको रेफरेंसेस या फिर उसको फुटनोट्स में मेंशन करने को बोलते हैं रेफरेंस देना। ठीक है, देन यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, तो जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करें तो फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करें, मतलब कैजुअल लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते। जैसे स्लैंग वर्ड्स या फिर कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे डोंट, कैंट, ये आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर कभी भी आप फॉर्मल सेंटेंस लिख रहे हो तो डू नॉट प्रॉपर लिखना होता है या कैन नॉट प्रॉपर लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसे आप अपोस्ट्रोफी लगा के नहीं लिख सकते, एंड ना ही स्लैंग वर्ड्स यूज कर सकते हो और ना ही कैजुअल एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल है, देख लोगे। उसके नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर यूज ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी। तो जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, मतलब जो लॉ फील्ड में टर्म्स यूज करी जाती हैं, जैसे प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, मेंस रिया, रेस जुडिकाटा, ये सब क्या है, ये लीगल टर्म्स है। ये नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगी बट हमें पता है, बिकॉज वी आर एडवोकेट्स। तो ये टर्म्स को हमें सही जगह पे, जहां पे यूज करना चाहिए वहीं पे यूज करना चाहिए। बट ऐसा नहीं करेंगे हम कि कहीं पे भी अपना स्टाइल दिखाने के लिए हमें बहुत ज्यादा पता है तो हम उसे यूज करें जहां पे उसका रिलेवेंस ही ना हो। ठीक है, तो पहले तो एक्यूरेटली, जो एक्यूरेट वर्ड है वो यूज करना है, अप्रोप्रिएट जगह पे यूज करना है और उनको डिफाइन करना है अगर ऑडियंस को नहीं पता। जैसे सपोज आपके पास एक नॉर्मल क्लाइंट आया, तो अगर आपको एक अच्छे एडवोकेट के पास हो जाएगा तो उसे पता होगा कि जो अच्छा एडवोकेट है उसे कन्विंस करके भेजेगा, मतलब उसके मन में जितनी भी दुविधाएं होंगी, जितने भी डाउट्स होंगे उसको खत्म करके भेजेगा।
अगर वो आपके पास आया और आपने उसको इंप्रेस करने के लिए कुछ ऐसी ऐसी टर्म्स बोली जिसे समझ ही नहीं आई, तो हो सकता है कि अगर वो बेवकूफ टाइप का क्लाइंट हो तो मान जाए, बट अगर कोई भी समझदार टाइप का क्लाइंट होगा तो उसको आपको सेटिस्फाई करना होगा। तो जब तक आप उस टर्म्स का मतलब उन्हें नहीं बताओगे तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको डिफाइन करना भी जरूरी है। उसके बाद साइटेशन एंड रेफरेंसिंग। तो अगर आपको साइटेशन जैसे सोर्सेज वगैरह कुछ जैसे स्टैट्यूट्स है, केस लॉज है, बुक्स है, जर्नल्स है, ऑनलाइन डेटाबेस है, अगर कहीं से भी कोई भी डेटा ले रहे हो तो उसको आपको साइट करना है कि आपने वो डेटा कहां से लिया। देन दीज आर योर एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फुटनोट का एग्जांपल, ये मैं बता ही चुका हूं, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं लीगल राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओरिजिनलिटी। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, हर एंगल पे विचार करना, हर एंगल को एनालाइज करना कि आपका क्लाइंट है, ये नहीं कि जो जिसमें आपने उसको फंसाने के लिए उसको गलत केस में उलझा दिया कि इसमें वो हार जाए। आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देना है, ऑनेस्ट एडवाइस देनी है, प्लस आपको ओरिजिनल रहना है, फेक नहीं बनना, आप जैसे हो वैसे रहना है। आपको अगर उस बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप उसे बताओ, नहीं है तो उसे आप क्लियरली बोल दो कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है। प्लस जो भी सिचुएशन में आप एक्ट करो उस पर हर एंगल पे विचार करके एक्ट करो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रल टोन। तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, प्लस जो इमोशनल एस्पेक्ट आता है आपकी बातचीत में वो नहीं होना चाहिए, आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। और जो टोन होनी चाहिए वो आपकी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जैसे आपका क्लाइंट आया तो उसी के फेवर में बोलना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक न्यूट्रल टोन में आप बताओगे जो कि फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, मतलब जो फैक्ट आपने उसे सुना उसको उस फैक्ट के बेसिस पे सलाह दोगे, ना कि अपने फायदे के बेसिस पे कि अगर वो आप उसके भाषा में बोलने लगे तो आपको पैसा देगा, तो इस फायदे में आपको एडवाइस नहीं देनी। देन प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। तो प्रॉपर ग्रामर का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप राइटिंग कर रहे हो। जैसे जॉली एलबी मूवी देखी थी तो उसमें जो चीज आई थी वो ये था कि प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिखा हुआ था, ठीक है। तो प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग वगैरह आपको ध्यान देना है। और पंक्चुएशंस मतलब कॉमा, फुल स्टॉप आपको सही जगह पे यूज करना है क्योंकि उसका बहुत रेफरेंस है हमारी लॉ के लैंग्वेज में। हर कॉमा और फुल स्टॉप का एक मीनिंग है और उस मीनिंग के इंटरप्रिटेशन पे केसेस को जीता या हारा जाता है, ठीक है। देन आता है कंसिस्टेंसी इन टर्मिनोलॉजी। तो जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब आपकी राइटिंग में बार बार वो चीज आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंप्रेशन जानने के लिए एक बार तो लिख लिया मगर जब आगे लिखना आपने शुरू करा तो नॉर्मल लैंग्वेज थी और नॉर्मल वो चीज थी, वो चीज आ ही नहीं। जैसे एग्जांपल, इफ यू आर यूजिंग जुवेनाइल ऑफेंडर्स डोंट स्विच बिटवीन यंग क्रिमिनल्स, चाइल्ड ऑफेंडर्स एक्सेट्रा। जैसे आपने बच्चे जो क्राइम कर रहे हैं तो उनको आपने एक जगह पे मेंशन कर दिया जुवेनाइल ऑफेंडर्स, ताकि वो आपको एक इंपैक्ट दिला सके कोर्ट में, ठीक है। तो अब आपको अपनी रिसर्च के दौरान या अपने डॉक्यूमेंट के दौरान आपको उसको वर्ड को चेंज ही नहीं करना। जहां पे आप बच्चे जो कि क्राइम कर रहे हैं या फिर जो जिनके ऊपर क्राइम करने का आरोप है वो यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो, तो वहां पे आपको यंग क्रिमिनल्स वगैरह नहीं लिखना, वहां पे आपको सेम चीज लिखनी है जो आप पहले रेफर कर चुके हो अपनी रिसर्च। देन अवॉइड प्लेजरिज्म, मतलब किसी का कॉपी करना या किसी को डेटा को अनऑथराइज तरीके से यूज करना, उसको आप अवॉइड करो जिसमें आप फंस सकते हो फॉर कॉपीराइट। देन यूज ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वॉइस जुडिशियसली। तो मतलब जहां पे एक्टिव वॉइस का यूज होना चाहिए वहां पे एक्टिव वॉइस का यूज करो और जहां पे पैसिव वॉइस का यूज होना चाहिए वहां पे पैसिव वॉइस का यूज करो। बट जो लीगल रिसर्च होती है उसमें एक्टिव वॉइस का मोर परसुएसिव वैल्यू होती है एज कंपेयर टू पैसिव वॉइस। तो मतलब एक्टिव वॉइस को मोर रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जो फॉर्मल ड्राफ्टिंग होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, यूज ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो जब भी आप रिसर्च करते हो या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो या अगर मैं कहूं तो मूड कोर्ट में जब आप मेमोरियल्स बनाओगे तो उसमें आपको हेडिंग्स देनी है आर्गुमेंट्स की एंड देन सब हेडिंग्स देनी है। सिमिलरली अगर आपको रिसर्च करते हो तो जो मैंने रिसर्च पेपर की आपको हेडिंग्स बताई उसके अंदर सब हेडिंग्स आती हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में डेफिनेशंस वगैरह, कंक्लूजन या एनालिसिस में या चैप्टराइजेशन में या हाइपोथेकेशन में ये सब हेडिंग्स आती हैं। तो सब हेडिंग्स और हेडिंग्स को प्रॉपर्ली फ्रेम करना है और जो सब हेडिंग्स आप डालोगे वो कहीं ना कहीं हेडिंग से रिलेट होनी चाहिए, तभी आपका कंटेंट रेलेवेंट लगेगा। देन दिस इज योर कंक्लूजन। और उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रीडिंग ऑफ केस लॉज, केस प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। तो बेसिकली लॉ में एक बात तो हमेशा कही गई है कि लॉ आप पढ़ रहे हो बुक से बट आप सीखते हो कोर्ट्स में, बिकॉज वहां पे आपको जजेस के इंटरप्रिटेशन के बारे में पता लगता है और जजेस क्या कह रहे हैं आपसे वो आपको समझ में आता है और किस सेंस में कह रहे हैं उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं वो आपको पता लगता है। अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग केस लॉज इज एसेंशियल इन लीगल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। तो जो भी लोग प्रैक्टिस में जाने वाले हैं या फिर जो लॉ को स्टडी अच्छे से करना चाहते हैं, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, उनको केस लॉज पढ़ना मस्ट है क्योंकि केस लॉज से उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कैसे लैंग्वेज का यूज करना है, क्योंकि जो जजमेंट होती है उसमें प्रॉपर आपकी लैंग्वेज का यूज हो जाता है। प्लस जो आपकी लैंग्वेज जो वर्ड्स मेंशन होते हैं वो आपकी वोकैबुलरी में ऐड करते हैं। उसके साथ ही साथ किस तरीके से लॉ को इम्प्लाई किया जा रहा है और किस तरीके से पूरी कहानी को लिखा जा रहा है वो भी आप सीखते हो, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, रीडिंग ऑफ केस लॉज, व्हाट इज इट। तो ये क्या है, रीडिंग ऑफ केस लॉ मींस क्लोजली एग्जामिनिंग अ कोर्ट डिसीजन। तो जो कोर्ट का डिसीजन है
चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट, ठीक है। तो अगर आप मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को रेफर कर रहे हो फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स केसेस, वहां पे आप हाई कोर्ट के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को रेफर नहीं कर सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि उस डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या बोला था, ताकि उसके सबऑर्डिनेट जजेस को आप वो चीज रेफर कर सकें, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हाई कोर्ट केस पे या फिर सुप्रीम कोर्ट के केस पे, तो जो उनके डिसीजंस हैं उनकी एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अधजल गगरी छलकत जाए वाला सीन नहीं होना चाहिए कि आपको आधा अधूरा ज्ञान था, आपने उस केस का यूज कर लिया और फंस गए कि लास्ट में तो उन्होंने कुछ और बोल दिया था। तो आपको प्रॉपर एग्जामिन करना है कि उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला और किस सेंस में बोला, ठीक है। एलिमेंट्स टू फोकस व्हाइल रीडिंग अ केस, क्या एलिमेंट्स है? केस टाइटल, सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, साइटेशन किस ईयर का है, कौन सी पब्लिकेशन का है, एंड देन कोर्ट एंड जजेस, कौन से कोर्ट का केस है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। उसके बाद कौन से जज ने वो जजमेंट प्रोनाउंस किया, बिकॉज जजेस का नोन होना भी इसलिए जरूरी है, जैसे मान लो अगर 3 जज बेंच है तो वो 5 जज बेंच पे रूल नहीं कर सकती, तो आपको जजेस का पता होना कि कितने लोगों ने ओपिनियन दिया और कितने लोग में से कौन कौन यस में थे और कौन कौन नो में थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन फैक्ट्स क्या थे उस केस के, क्या कहानी थी उसकी, एंड देन लीगल इश्यूज क्या थे, क्यों वो केस हुआ, मतलब एक कहानी हो गई, अब उस कहानी में से ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई जिनके बेसिस पे वो केस हुआ। देन क्या आर्ग्यूमेंट्स थे दोनों पार्टीज के, जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। उसके बाद डिसीजन क्या था जजेस का, जो कि एक पर्सुएसिव वैल्यू रखता है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, उसको हम बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडाई, मतलब जो लीगल प्रिंसिपल और रूल उस जजमेंट में एस्टैब्लिश हुआ उसको बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडाई। एंड ऑबिटर डेटा, मतलब जो कि ऑब्जर्वेशन बाय द जजेस हैं, जो कि मेन रीजन नहीं है बट उसके साथ में सर्कमस्टांशियल ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कि बाइंडिंग नहीं होते बट पर्सुएसिव होते हैं, ठीक है। एंड देन ये आप ध्यान रखोगे कि रेशियो डिसिडेंडाई जो होता है वो बाइंडिंग होता है और ये बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। उसका नेक्स्ट आता है आपका फाइनल वर्डिक्ट और होल्डिंग, क्या एग्जैक्टली कहा तो वो आपको समझ में आना चाहिए और क्या आउटकम था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, आप देख लोगे, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट सब टॉपिक पे, दैट इज केस प्रेजेंटेशन। तो केस को प्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले आपने स्टडी करना सीखा, अब केस को प्रेजेंट करना मतलब यूज करना सीखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है ये केस प्रेजेंटेशन, रेफर्स टू समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग अ केस इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉर क्लास डिस्कशंस, मूड कोर्ट, लीगल रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप केस पढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कोई एजुकेशन ले रहे हो तो उसको यूज करने के लिए ले रहे हो, है ना। तो अब आपने पढ़ लिया, अब उसको समराइज करना है और आपको अपने हेल्प के लिए, मतलब अपनी बेनिफिट के लिए उस केस को यूज करना है, ठीक है। तो आप केसेस को आप कहाँ यूज कर सकते हो, क्लासेस में, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं तो क्लासेस में यूज कर सकते हैं, मूड कोर्ट में यूज कर सकते हैं, जो मूड कोर्ट्स होते हैं उसमें अपने पार्टी को जिताने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए केस लॉस को यूज कर सकते हैं। लीगल रिसर्च अगर कर रहे हैं तो उसमें कुछ एड ऑन करने, सोसाइटी को हेल्प करने के लिए केस को यूज कर सकते हैं, और अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंटेशन में केस लॉस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडियल स्ट्रक्चर फॉर केस प्रेजेंटेशन क्या है, सबसे पहले क्या आता है आपका टाइटल एंड साइटेशन। सबसे पहले आप डालोगे टाइटल क्या है, केस का नाम क्या है और साइटेशन क्या है, जैसे AIR या SCC 2014 ऐसा करके पूरी साइटेशन डालोगे। फिर कोर्ट, कौन सी कोर्ट का केस है, कितने जज की बेंच थी और जजेस कौन कौन थे। देन डेट ऑफ द जजमेंट, कौन सी डेट को जजमेंट आई, कहीं बहुत पुरानी तो नहीं है, उसके बाद कोई लेटेस्ट जजमेंट तो नहीं आ गई, ये आपको पता होना चाहिए। देन पार्टीज कौन कौन थी, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स क्या थे, फिर इश्यूज क्या थे, क्या इश्यूज उस क्वेश्चन आए उस कोर्ट के आगे, आर्ग्यूमेंट्स क्या थी दोनों पार्टीज की, जजमेंट क्या थी, रेशियो डिसिडेंडाई क्या था, ऑबिटर डिक्टा क्या था और सिग्निफिकेंस क्या था। तो बेसिकली आपने जो पढ़ा केस लॉ के अंदर, जो एनालिसिस किया, उसी को आपने पार्ट्स में डिवाइड करके इन अ ब्रीफ फैक्ट, प्रॉपर नहीं लिखना है, जिस तरीके से जजमेंट आई थी उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसमें से आपके पोर्शन, आपसे जो मतलब की चीज है उसको आप अपनी लैंग्वेज में वहां पे मेंशन करोगे ताकि उसको आपकी रेफरेंस के लिए यूज किया जा सके। देन एग्जांपल ऑफ केस लॉ प्रेजेंटेशन है, ये आप देख लोगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं केस एनालिसिस। केस एनालिसिस क्या है कि अभी तक हमने पढ़ा केस पढ़ते कैसे, अब केस को प्रेजेंट कैसे करते हैं, अब केस को एनालाइज कैसे करते हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट तभी कर सकते हो जब उसको एनालाइज करो, है ना। एनालाइज करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। अब स्टेप्स क्या है, पहला अंडरस्टैंड द लीगल कंटेक्स्ट। क्या है लीगल कंटेक्स्ट कि व्हाट लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस वर इंटरप्रेटेड, क्या लॉ, कौन सा लॉ के बारे में केस है वो, जैसे मान लो कोई IPC के बारे में केस है, कोई BNS के बारे में केस है, कोई CRPC के बारे में केस है, कोई BNSS के बारे में केस है, तो या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो कौन सी चीज के ऊपर बेस्ड है, पहले तो आपको लीगल कंटेक्स्ट समझना है कि आप जो केस पढ़ने जा रहे हो वो किस चीज पे बेस्ड है। देन एग्जामिन जुडिशियल रीजनिंग, तो जो जजेस की रीजनिंग है, जज क्या कह रहे हैं और किस डिसीजन पे जज क्यों पहुंच रहे हैं, क्या लॉजिक अप्लाई किया, वो आपको समझना है, ठीक है। देन कंसिस्टेंसी विद द प्रेसिडेंट्स, तो अगर कोई प्रीवियस जजमेंट आई है, जैसे मान लो कोई जजमेंट आई जो पहले तो जजमेंट आ गई बट बाद में हो गई ओवररूल, मतलब वो खत्म हो गई, तो अब क्या होगा, जो जिस जजमेंट ने उसको खत्म किया आप उस जजमेंट को रेफर करोगे, ना कि जो जजमेंट खत्म हो गई, ठीक है। इज दिस केस फॉलोइंग प्रीवियस जजमेंट और डिविएटिंग, तो मतलब
अगर जो प्रीवियस जजमेंट है वो कुछ और कहती है और ये केस कुछ और कहता है, तो उसका मतलब इस केस ने उस जजमेंट को ओवररूल कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया, तो आपको वो केस मेंशन करना है। देन क्रिटिसिज्म और सपोर्ट। तो क्रिटिसिज्म मतलब क्या है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, या फिर या तो आप उसके क्रिटिक बन जाओगे, मतलब उसके खिलाफ चले जाओगे, या फिर उसके सपोर्ट में आ जाओगे, ठीक है। देन इंपैक्ट ऑफ द जजमेंट, कि उस जजमेंट के बाद क्या इंपैक्ट हुआ। जैसे अभी एक जजमेंट आई कि आपको अगर जज बनना है तो आपको 3 इयर्स की प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो अगर 3 इयर्स प्रैक्टिस करोगे तब आप जुडिशरी की एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इंपैक्ट क्या है उस जजमेंट का, वो एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, एनालिसिस है, केस एनालिसिस, ठीक है। अब उसके बाद एग्जांपल है, ये आप देख लोगे कि किस तरीके से एनालिसिस हुआ। उसके बाद इंपॉर्टेंस इन लीगल रिसर्च एंड प्रैक्टिस। तो केसेस का या प्रेसिडेंट्स का अगर मैं कहूं तो क्या इंपॉर्टेंस है लीगल रिसर्च और प्रैक्टिस के अंदर, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मूट कोर्ट, जो आपके इनिशियल लॉ स्कूल के अंदर, मतलब लॉ कॉलेज के अंदर ही चीज शुरू हो जाती है, वो है मूट कोर्ट। मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पे आपको केसेस या फिर प्रेसिडेंट्स को रेफर करना जरूरी हो जाता है। लीगल ड्राफ्टिंग, फिर जब आप वकील बन गए तो आप क्या करोगे, ड्राफ्टिंग करोगे, और ड्राफ्टिंग करने की वजह से आपको केसेस को रेफर करना जरूरी हो जाता है ताकि आप अपने क्लाइंट को जस्टिस दिला सको। देन एकेडमिक्स, क्या एकेडमिक, अगर मान लो आप पढ़ाना, टीचर बनना चाहते हो, लॉ फैकल्टी बनना चाहते हो, तो आपके एकेडमिक्स में हेल्प करता है केस लॉस का डिस्कशन। देन लिटिगेशन, अगर आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, मतलब ड्राफ्टिंग के अलावा अगर आप आर्ग्यूमेंट भी करना चाहते हो तो आपको स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है केस एनालिसिस। देन पॉलिसी मेकिंग, अगर आप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या जुडिशरी में जाते हो या कोई पॉलिसी मेकर बनते हो, लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जाते हो, तो उस केस में पॉलिसी बना के आप किस तरीके से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये भी आपको पता लगता है बाय रेफरिंग केस लॉस। देन कंक्लूजन आ जाता है। उसके नेक्स्ट चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लॉ एंड लैंग्वेज, राइटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट एंड रिसर्च पेपर इन लॉ। तो बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉलेज बेस्ड प्रोजेक्ट मिला है तो उसको रिसर्च प्रोजेक्ट बोलते हैं, और या फिर अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हो जो कि लॉ जर्नल में पब्लिश किया जाता है तो उसको रिसर्च पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो लीगल रिसर्च इज नॉट अबाउट नोइंग द लॉ, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज क्लियरली, फॉर्मली एंड परसुएसिवली। तो बेसिकली क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, जानना नहीं है, बल्कि क्या करना है, आपको जो आइडियाज है, लॉ के जो आइडियाज हैं उसको क्लियरली, फॉर्मली और परसुएसिवली एक्सप्रेस करना है। भाई आप बोल पाओगे, समझ पाओगे, समझा पाओगे, तभी तो आपका लॉ पढ़ने का फायदा है, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले इसमें क्या देखना है हमें, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ लैंग्वेज इन लीगल रिसर्च राइटिंग, ठीक है। तो पहले क्या है, लैंग्वेज का रोल हमें समझना है कि लीगल रिसर्च राइटिंग के लिए क्या लैंग्वेज का रोल है, व्हाई लैंग्वेज मैटर्स। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, इज अ वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब इट इज अ मीडियम ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि आप जब अपनी बात, अपने मन की बात को रखना चाहते हो तो आप शब्दों का सहारा लेते हो, ठीक है। तो अब लैंग्वेज क्या है, लॉ डिपेंड्स ऑन प्रिसाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। तो मतलब क्या है, इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट, प्रिसाइज, उसी पे स्टिक रहना है, और जो वर्ड्स का है उसको इंटरप्रेट करना है, उसी इंटरप्रिटेशन के इर्द गिर्द रह के इधर उधर की बातें नहीं करनी। लीगल कंसेप्ट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड इन फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। तो बेसिकली क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब आप कैजुअली नहीं बोल रहे हो या फिर कोई स्लैंग वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब आपकी जो रिसर्च है, जो जिस फील्ड में आप कहना चाहते हो, जिस चीज में आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए, मतलब उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्लस अनएम्बिगुअस, मतलब क्लियर होनी चाहिए, मतलब एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग नहीं निकल रहा हो, एक वर्ड को अगर हम पूरे सेंटेंस में पढ़ें तो एक ही मीनिंग निकलता हो, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल लैंग्वेज क्या होती है, फॉर्मल टोन, ये तो मैं बता ही चुका हूं। यूज ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी, ये भी डिस्कस कर चुका हूं, जो लॉ में हमें स्पेशल टर्म सिखाई जाती हैं जैसे मैक्सिम्स वगैरह, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ लीगलीज, मतलब जो आउटडेटेड टर्म्स हैं, लाइक हियर इन अबव, वेयर ऑफ, तो ये सब चीजों को अवॉइड आज की डेट में लोग करने लगे हैं, बट अभी भी कोर्ट में बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस में यूज करते हैं। देन न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव टोन होनी चाहिए, आपको कोई बायस या इमोशन वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेसी एंड पंचुएशन, तो जो ग्रामर है आपका सेंटेंस यूज करने का, वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्लस पंचुएशन करेक्ट होना चाहिए। अब जैसे मैं आजकल देखता हूं जो बच्चों की आंसर शीट्स वगैरह आती हैं, तो उसमें लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं एक्ट, ठीक है। तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लिख रहे हो तो आपका ए हमेशा कैपिटल होना चाहिए, एक्ट ऐसे लिखोगे आप। अगर कोई आप मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर मान लो कोई आप एक्टिविटी के बारे में लिख रहे हो कि द एक्ट ऑफ दैट चाइल्ड, तो वो एक्ट आपका ये होगा, ठीक है। तो जैसे ये वाली जो मिस्टेक है, प्लस अगर मान लो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख रहे हो तो आपको ऐसे लिखना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए, मतलब आपका फर्स्ट वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो एक्ट का ये तो गलत है ही, प्लस इंडिया का आई भी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट और पेपर इन लॉ टिपिकली फॉलो सिस्टमैटिक फॉर्मेट दैट इंश्योर्स क्लैरिटी एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज। तो क्या है, पहला टाइटल पेज,
जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले टाइटल पेज आना चाहिए कि क्या है आपके रिसर्च पेपर का टाइटल और ऑथर का नाम, इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट को अगर आप मेंशन करना चाहते हो या किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो तो उसको जरूर लिखो, डेट वगैरह ये सब चीजें आपको टाइटल पेज में लिखनी होती है। एब्स्ट्रैक्ट मैं बता चुका हूं पहले भी कि आपकी जो रिसर्च है, प्रॉपर रिसर्च, उसका क्रक्स में, बिल्कुल छोटे समरी में कि आपने किस प्रॉब्लम पे वर्क किया है, कौन सी मेथोडोलॉजी को यूज करा है, कौन सी फाइंडिंग्स है, उसको बिल्कुल क्रक्स में लिखना है। जैसे एक जजमेंट होती है जिसमें फैक्ट्स और सारी चीजें एलिबोरेटेड होती है, बट जो जज का पार्ट है उसको पहले ही क्रक्स में लिख देता था कि जज ने क्या कहा, ठीक है। देन उसके बाद वर्ड्स, क्या वर्ड्स आपने यूज करे, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन, कि आपके उसका जो लीगल इशू आपने जो टॉपिक चूज करा उसका क्या इंट्रोडक्शन है, उसको पहले इंट्रोड्यूस करो, फिर इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस बताओ कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों रेलेवेंट है वो। उसके बाद स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च है कि किस ऑब्जेक्टिव पर रिसर्च फोकस होने वाली है, वो ऑब्जेक्टिव आप लिखो। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम पे आपने वर्क किया है, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपने रिसर्च की है, उसको आप पहले एक स्टेटमेंट में लिखो कि प्रॉब्लम क्या है, क्या रिसर्च गैप है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही थी जहां पे आपने वर्क किया है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्या है लिटरेचर जिसको आपने रिव्यू किया, मतलब कौन सी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है या फिर कोई ओपिनियन या आर्टिकल्स है जिसको आपने रिव्यू करा है, जिसमें आपने कमी ढूंढी है और फिर आपने उसको यूज करा है इन योर रिसर्च। देन हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन, तो आपने अगर कोई पहले से रिसर्च बना रखे हैं रिलेटेड टू योर रिसर्च तो वो बताओगे, या फिर अगर आपने कोई रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं, या अगर दोनों हैं तो दोनों बता सकते हो, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि आप कौन सी मेथड यूज करने वाले हो, जैसे डॉक्ट्रिनल है, नॉन डॉक्ट्रिनल, मतलब डॉक्ट्रिनल मतलब जो डॉक्ट्रिन्स बनी हुई हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लॉ है, नॉन डॉक्ट्रिनल मतलब एम्पेरिकल, मतलब ऑन फील्ड, जो ऑन फील्ड रिसर्च होती है, देन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस एंड डिस्कशंस, तो बेसिकली क्या है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एंड स्कूलरी आर्गुमेंट्स, तो बेसिकली आप एनालिसिस करोगे, जो चीज ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसको एनालाइज करोगे और उसको डिस्कस करोगे इन योर रिसर्च। देन फाइंडिंग्स और सजेशंस, क्या फाइंडिंग्स है, क्या आपका रिसर्च ने रिवील किया, मतलब क्या फाइंडिंग आप क्या समझ में आया, और अगर कोई रिफॉर्म्स इंप्रूवमेंट्स हैं तो वो अगर आप कुछ कहना चाहो तो वो भी आप रिसर्च में कह सकते हो। उसके बाद कंक्लूजन देना है आपको अपनी रिसर्च का कि क्या कंक्लूड करना चाहते हो। फिर रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी, जो भी आपने डेटा लिया है, जो रिसोर्सेस लिए हैं वो कहां से कैसे लिए हैं वो आप रेफरेंस दोगे। और फिर एनेक्जर्स, अगर कोई सप्लीमेंट्री डेटा है लाइक चार्ट, क्वेश्चनर्स, तो वो आप एनेक्जर्स में ऐड करोगे अगर आपने किसी का एम्पेरिकल रिसर्च में इंटरव्यू वगैरह लिया है तो। देन टिप्स फॉर राइटिंग हाई क्वालिटी लीगल रिसर्च पेपर, क्या है, यूज ऑफ फॉर्मल लीगल लैंग्वेज, ये मैं बता ही चुका हूं, फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, यू नो, नाउअडेज, ये सब आप नहीं यूज कर सकते। अवॉइड लीगलीज, ये मैं बता ही चुका हूं। उसके बाद अवॉइड पैसिव वॉइस, आपको एक्टिव वॉइस में लिखना है, जनरली आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि एक्टिव वॉइस में लिखो। एंड देन साइट करेक्टली, तो साइटेशंस जो आपकी होंगी, जो आपके एंड नोट्स हैं या जो आपके फुट नोट्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए, फेक या फर्जी बनाए हुए नहीं होने चाहिए। देन स्टिक टू द टॉपिक, जो आपका टॉपिक है उस पर आप स्ट्रिक्ट रहो, ऐसा नहीं कि आपने बात यहां से, मान लो आप बात कर रहे हो A to Z, ठीक है, मतलब आप अल्फाबेट्स की बात कर रहे हो और आप चले गए न्यूमेरिक पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो टॉपिक है उस पर आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, उसी पे आपको बात करनी चाहिए। देन प्रूफ रीड फॉर एरर्स, तो जब आपकी रिसर्च पूरी हो जाए तो ऐसा नहीं आप हड़बड़ी में उसको सबमिट कर दो, एक बार उसको दोबारा पढ़ो, उसमें जो आपकी स्पेलिंग्स हैं, जो पंक्चुएशंस है, जो ग्रामर है, उसको चेक करो कि कहीं वो गलत तो नहीं है, उसको एक बार चेक करो, ठीक है। देन कॉमन टॉपिक्स फॉर लीगल रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये आपके कॉमन टॉपिक्स है, आप देख लोगे, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, इसमें कुछ भी समझाने के लिए भी नहीं है। देन एग्जांपल्स ऑफ गुड लीगल राइटिंग प्रैक्टिसेस, तो एग्जांपल्स क्या है वो देखते हैं। पहले बैड एग्जांपल, ये आपको नहीं करना है, और गुड एग्जांपल मतलब इंप्रूव वर्जन इसका क्या है वो आपको करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, द कोर्ट सेड द लॉ वाज अनक्लियर, ठीक है, तो ये आपका क्या है, बैड एग्जांपल, आपने फॉर्मली नहीं लिखा, आपने कैजुअली लिख दिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द स्टैट्यूटरी प्रोविजन लैक्ड क्लैरिटी एंड रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन, तो ये क्या है, प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज है, जहां पे आपने कोर्ट का नाम भी मेंशन करा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन को भी मेंशन करा, मतलब लॉ जो है वो स्टैट्यूट का फॉर्म है, तो इस तरीके से क्या है, आपने प्रॉपर इलेबोरेटेड फॉर्म में उसको फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में लिख दिया। तो ये सब क्या है, आपका कैजुअल स्ट्रक्चर है और ये आपका फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, दैट इज कंक्लूजन, तो कंक्लूजन देख लोगे आप। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल लैंग्वेज इन ड्राफ्टिंग, तो क्या प्रॉब्लम्स है जो ड्राफ्टिंग हम करते हैं उसकी रिलेटेड, क्या लीगल लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हैं इन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो लीगल लैंग्वेज ऑफन कॉल्ड एज लीगलीज कम्स विद यूनिक चैलेंजेस दैट कैन मेक लीगल टेक्स्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट और इंप्लीमेंट। दीज चैलेंजेस आर रेफर्ड टू एज प्रॉब्लम फॉर लीगल लैंग्वेज इन ड्राफ्टिंग। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग जब आपने की और आपकी ड्राफ्टिंग किसी को समझ ना आए, ठीक है, समझ ना आए, तो उस केस में आप समझ जाओ कि आपकी ड्राफ्टिंग में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो आपकी ड्राफ्टिंग इस लेवल पे होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन, चाहे वो लॉ की फील्ड का हो, चाहे वो बैकग्राउंड नॉर्मल बैकग्राउंड का हो, जनरली अगर आपने पढ़ना चाहे विद थोड़ा सा दिमाग ओपन करके, तो आपकी बात को समझ सके।
ठीक है। जैसे हम नोटिस देते हैं लीगल नोटिस, तो कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो अपनी मर्जी के बड़ी बड़ी वर्ड्स लिख के उसमें लीगल नोटिस देते हैं, जिसका कोर्ट में भी इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता, बिकॉज वो चीज उस कॉमन मैन के लिए समझना इम्पॉसिबल है। लीगल नोटिस क्यों दिया जाता है? बिकॉज उस पर्सन को क्लियर हो सके कि उसने कोई गलती की है और वो उस गलती की भरपाई करे। अगर उसको समझ ही नहीं आया कि उसने क्या गलती की है, तो लीगल नोटिस किस बात का? ठीक है। अब क्या है पहला, नेचर ऑफ लीगल लैंग्वेज। तो क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहले टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, तो जो ज्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं करना है, नॉर्मल रखना है, सिंपल रखना है, कॉमन मैन के समझने वाली चीज रखनी है। लैटिन एक्सप्रेशंस को यूज कम करना है। ऐसा नहीं कि आपने मैगजीन्स पढ़ लिए तो आप बोलो कि मैंने तो 5 साल लगा के मैगजीन्स पढ़े, उनका यूज भी ना करूं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। देन आर्काइक फ्रेजेस, मतलब जो पुराने हैं, ओल्ड फैशन फ्रेजेस हैं, उनको यूज नहीं करना, जो आज की डेट में यूज ओल्ड डेटेड हो चुके हैं, मतलब आउटडेटेड हो चुके हैं। एंड देन लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो जो लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, जो बहुत लंबे सेंटेंस है, वो आपको यूज नहीं करना, आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिनका मतलब निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको यूज नहीं करना। फॉर्मल स्ट्रक्चर रखना है आपको अपनी लैंग्वेज का, ठीक है। देन मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? पहला, यूज ऑफ आर्काइक एंड ऑब्सोलीट वर्ड्स, तो बेसिकली जो आउटडेटेड इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको यूज करना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। देन एक्सेसिव यूज ऑफ लैटिन टर्म्स, तो जो लैटिन टर्म्स हैं जैसे हैबियस कॉर्पस, इप्सो फैक्टो, मेंस रिया, ये सब आप लॉ में पढ़ोगे, जब अभी आईपीसी वगैरह आएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये सब क्या है? ये आपकी लैटिन टर्म्स है, इनको आपको यूज नहीं करना, बिकॉज ये लोग उनके बारे में नहीं जानते, ठीक है। देन एम्बिग्विटी एंड वेगनेस, तो एम्बिगुअस वर्ड मतलब आपको जहां पे लीगल सर्टेनिटी ना हो पाए, अनसर्टेनिटी रह जाए, वो आपको यूज नहीं करना। और आपको वेगनेस नहीं लानी, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करनी, आपको प्रॉपर टाइम में यूटिलाइज सेंटेंसेस का फ्रेमिंग करना है। देन ओवर यूज ऑफ पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस को ज्यादातर आपको अवॉइड ही करना है एंड आपको एक्टिव वॉइस में लिखना है। देन लेंथी सेंटेंसेस विदाउट पंक्चुएशन, तो लेंथी सेंटेंस मतलब बड़े बड़े सेंटेंस बना रहे हो और पंक्चुएशन का जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब का यूज आप नहीं कर रहे प्रॉपर्ली, ठीक है। देन रिडंडेंसी एंड रिपीटिशन, बार बार रिपीट कर रहे हो एक एक चीज को, तो वो क्या है? वो एक प्रॉब्लम है। देन लैक ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, तो जो आपको लैंग्वेज रखनी है वो जेंडर न्यूट्रल रखनी है, जैसे हिज हर यूज नहीं करना, देयर करना है, इस तरीके से चीजें यूज करनी है। इनकंसिस्टेंसी इन टर्मिनोलॉजी, तो मतलब जो टर्म्स आप यूज कर रहे हो वो इनकंसिस्टेंट है, जैसे यूजिंग डिफरेंट वर्ड फॉर सेम कंसेप्ट विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, जैसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप एग्रीमेंट लिख रहे हो तो एग्रीमेंट लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट लिखते रहो, मगर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक ही चीज को रेफर करने के लिए यूज मत करो, मतलब दो डिफरेंट वर्ड्स एक ही चीज को यूज करने के लिए डिफरेंट यूज मत करो। देन ओवर रिलायंस और टेक्निकल जार्गन, ठीक है। तो बेसिकली जो लीगल ड्राफ्टर हैं, जो लिख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उनके दिमाग में एक प्रीसेट आ जाता है, क्योंकि वो उस चीज से हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है सामने वाला भी उस चीज को समझेगा। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको कन्विंस ना कर पाए, तो वो क्या करेगा? वो ऐसी ऐसी मेडिकल की टर्म्स बोलने लगेगा जो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगी, तो आप क्या पूछोगे उनसे? आप एक एक वर्ड का तो मतलब पूछ नहीं सकते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, आपको इस तरीके से बात करना है जैसे सामने वाला आपको नहीं जानता और सामने वाला आपका लॉ की टर्म्स भी नहीं जानता, तो आपको ऐसे मानना है कि उसे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। देन लीगलीज वर्सेस प्लेन इंग्लिश, तो प्लेन इंग्लिश का आपको ज्यादा यूज करना है, क्योंकि वो आपको ज्यादा लोगों को समझाने में हेल्प कर सकती है एज कम्पेयर टू लीगल लैंग्वेज, ठीक है। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर लीगल ड्राफ्टिंग, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जब आपको ये समझ लो कि जब सामने वाले बंदे को लॉ समझ में ही नहीं आएगा, जब आपकी बात ही समझ में नहीं आएगी, तो वो क्या करेगा? मिस इंटरप्रेट करेगा लॉ को। प्रोलॉन्ग लिटिगेशन, लंबी बहस चलती रहेगी और उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। डिफिकल्टी इन इंप्लीमेंटेशन, जब समझ में ही नहीं आएगा तो इंप्लाई करना तो भूल ही जाओ। देन डिनायल ऑफ जस्टिस ड्यू टू कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन होने की वजह से जस्टिस तो मिलना की तो बात ही छोड़ दो। देन रिड्यूस ट्रस्ट इन लीगल सिस्टम, तो जब जस्टिस ही नहीं मिलेगा तो लॉ का सिस्टम बनाने का फायदा क्या? उससे क्या करेंगे, ठीक है। देन सॉल्यूशंस क्या है ये आप देख लोगे, इसमें मैं बार बार डिस्कशन नहीं करूंगा, ये टेबल है आप देख लो। उसके बाद देन दिस इज योर कंक्लूजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज इन इंडिया। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम सिलेबस कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लैंग्वेज के बारे में बात करता है, वो कहता है कि हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली पार्ट नंबर 17 आर्टिकल नंबर 343 से लेके 351 तक हमारा लैंग्वेज के बारे में बात हुई। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या है? हिंदी, ठीक है। और 15 साल फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश शैल आल्सो बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस फॉर द यूनियन। तो 15 साल तक जब कॉन्स्टिट्यूशन लगा, मतलब 26 जनवरी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लगा, तो 15 साल तक उसको इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो इन ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूनियन, ठीक है। देन पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर continued use of English even after 1965। तो बेसिकली इनिशियली 1965 तक इंग्लिश के लिए रखा गया, बट पार्लियामेंट को ऑथराइज कर दिया किसने? आर्टिकल नंबर 343 क्लॉज 3 ने,
कि अगर पार्लियामेंट चाहे, मतलब जो हमारा पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट आता है, वो चाहे तो इंग्लिश को आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई भी इसमें इशू नहीं है। देन रीजनल लैंग्वेज, जो रीजन की है, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। द स्टेट में अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज इन स्टेट और हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मतलब अगर स्टेट में कोई और लैंग्वेज बोली जा रही है तो उसको अडॉप्ट कर सकता है या फिर हिंदी को अडॉप्ट कर सकता है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में तमिल चलती है, वेस्ट बंगाल में बंगाली चलती है, उस तरीके से स्टेट के पास अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल नंबर 345। देन आर्टिकल नंबर 346 की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। तो अगर स्टेट और यूनियन कम्युनिकेट करेंगे तो अब ऑब्वियस सी बात है, यूनियन यूज कर रहा है हिंदी और मान लो कोई पर्टिकुलर स्टेट है जो तमिल यूज करता है, तो अगर वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो तमिल बोलेगा तो पहले तो कुछ पढ़ना नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो इंग्लिश हो जाएगा, बिकॉज दोनों स्टेट्स अलग हैं। तो दोनों स्टेट्स, या फिर अगर मान लो यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्कशन हो रहा है तो या तो इंग्लिश में कर लो, या फिर अगर दोनों स्टेट्स या फिर दोनों और पार्टी चाहें, मतलब यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हिंदी में एग्री हो गए तो कर सकते हैं। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 347 रिकॉग्निशन ऑफ अ लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर कोई पॉपुलेशन है तो वो क्या है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करी जा सकती है अगर स्टेट की पॉपुलेशन है, मतलब पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, प्लस प्रेसिडेंट की परमिशन है, तो उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा जा सकता है, और चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। ठीक है, देन 8th शेड्यूल क्या है, 8th शेड्यूल में सारी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज मेंशन है, जिसमें 14 लैंग्वेज इनिशियली थी बट आज की डेट में 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो 8th शेड्यूल आपको याद रखना है फॉर जजेस एग्जाम। अगर आप जज का एग्जाम देने का सोच रहे हो तब भी आपको 8th शेड्यूल जनरली पूछा जाता है, और इसमें आपको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेट खोल के देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज है, क्योंकि जो जुडिशरी वाला एग्जाम आता है उसमें एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है। ठीक है, देन लिस्ट ऑफ 22 शेड्यूल लैंग्वेज सेलेक्टेड एग्जांपल्स, ये आप देख लोगे। उसके बाद दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन यूपीएससी एंड गवर्नमेंट एग्जाम, ऑफिशियल स्टेट लेवल कम्युनिकेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज फॉर जुडिशरी, दैट इज आर्टिकल नंबर 348 एंड 349। तो अगर हम जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश ही चलती है, ये हमें पता ही है। ठीक है, बट जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है उसके पास पावर है कि प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद ऑथराइज कर सके ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन हाई कोर्ट प्रोसीडिंग। जैसे मान लो अगर कोई स्टेट है जो ऑफिशियल लैंग्वेज मान लो तमिल यूज करता है, तो वहां पे अगर हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट अगर का जो गवर्नर है वो अगर चाहे तो प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके हाई कोर्ट में भी तमिल को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेशल प्रोसीजर फॉर एनैक्टमेंट ऑफ लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज क्या है, इफ द पार्लियामेंट वांट्स टू चेंज लैंग्वेज यूजेज रूल्स अंडर आर्टिकल नंबर 343 इट मस्ट सीक प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन हु शैल कंसल्ट लैंग्वेज कमीशन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अगर मान लो कि लैंग्वेज को रिलेटेड कोई भी चेंज करना है तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, और जो रिकमेंडेशन होगी वो आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ लैंग्वेज कमीशन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बाद होगी। ठीक है, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो प्रमोशन ऑफ हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दैट इज also present in article number 351. The union shall promote and spread of Hindi and develop it so that it may serve as link language among Indians. ताकि इंडियंस की कुछ डिफरेंट पहचान रहे, तो इसलिए उसमें हिंदी को प्रमोट करना जरूरी है एज पर आर्टिकल नंबर 351। ठीक है, देन उसके बाद राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल नंबर 350 एंड 350 कैपिटल ए एंड बी। ठीक है, तो राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन एनी लैंग्वेज यूज्ड इन यूनियन और स्टेट। तो अगर मान लो कोई पर्सन है जो कि यूनियन और स्टेट में लैंग्वेज जो चल रही है उसमें समझ में नहीं आ रहा उसको, तो अपनी कोई भी लैंग्वेज में अगर कोई ग्रीवेंस है तो उसको सबमिट कर सकता है, वहां पे एक ट्रांसलेटर होता है जो उसकी ट्रांसलेट करेगा। देन आर्टिकल नंबर 350 कैपिटल ए इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग। तो अगर कोई प्राइमरी एजुकेशन है जहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट में हो रही है, तो वहां पे अगर मान लो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी ऐसी है जो कि अलग लैंग्वेज समझती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उस प्राइमरी स्कूल्स को ऑर्डर दे सकता है कि उन कम्युनिटी के बच्चों को उनकी मदर टंग, मतलब जिस लैंग्वेज को समझते हैं उसमें उनको पढ़ाओ, उसमें उनको समझाओ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 350 कैपिटल बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट स्पेशल ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेस्ड जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर है ताकि वो एक इन्वेस्टिगेशन कर सके, और जो भी सेफगार्ड्स उन कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं टू कंजर्व देयर कल्चर, उनके कल्चर को बचाने के लिए, वो चीज क्या करेगा, स्पेशल ऑफिसर देखेगा, ध्यान देगा। देन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास करी है, जिसमें 1965 के बाद भी इंग्लिश को कंटिन्यू करा फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ यूनियन एंड मैंडेट्स यूज ऑफ बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब हिंदी और इंग्लिश को दोनों को यूज करेंगे। देन दिस इज समरी टेबल ऑफ द आर्टिकल्स, आप देख लोगे। इसी के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, मतलब यूनिट 1 हमारी ओवर हो गई, इसी के साथ हमारी यूनिट 1 खत्म हो गई। ठीक है, अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज यूनिट 2 ऑफ द लीगल इंग्लिश। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।